नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आपको पता है इन दिनों एक मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और वो मामला है दो बड़े टीचर्स के बीच में चलती लड़ाई का। एक तरफ फैज़ल खान हैं जिन्हें खान सर के नाम से सारे लोग जानते हैं और दूसरी तरफ रोशन आनंद हैं जो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर चलाते हैं। ये दोनों ही शिक्षक जो हैं वो ऑनलाइन तो खैर अपनी कोचिंग करते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही दोनों का जो बेस है वो पटना में है। लेकिन क्रेडिट लेने की जो होड़ है शिक्षकों के बीच में और कोचिंग संस्थानों के बीच में, उस क्रेडिट लेने की लड़ाई में ये बात कुछ इतनी आगे बढ़ गई कि बात गोलीबारी और कत्ल की कोशिश तक पहुंच गई और दोनों ही शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। इस मामले में जो खान सर हैं उनको तो खैर फिलहाल इम्यूनिटी कोर्ट की ओर से दी गई है, खासकर 20 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक है। जबकि जो रोशन आनंद है ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के, वो गिरफ्तार किए जा चुके थे, जेल भी गए और आज यानी 15 जून को उनको जेल से आज़ादी भी मिल गई। लेकिन इसी बीच रोशन आनंद के जो भाई हैं प्रिंस यादव, उनकी बड़ी ही संदिग्ध परिस्थितियों में नेपाल के एक होटल में मौत हो गई। विराटनगर की ये घटना है। नेपाल के होटल में जब उनकी मृत्यु हुई तो ये बताया गया कि उनकी मृत्यु ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई, यानी अंदरूनी रक्तस्राव सिर के अंदर, दिमाग के अंदर। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति है जिसके चलते एक नौजवान की मौत ब्रेन हैमरेज से हो जाती है या हो सकती है। क्या इसके पीछे कोई साजिश है, या ये कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई, या फिर ये कोई एक्सीडेंट का मामला है। फिलहाल बहुत सारे सवाल इस मौत को लेकर हैं और प्रिंस यादव जो रोशन आनंद के भाई हैं, उनकी मौत को लेकर रोशन आनंद काफ़ी मुखर हैं और उनका ये कहना है कि उनके भाई की हत्या की गई है और हत्या भी खान सर ने ही करवाई है। और खान सर के साथ साथ एक जो कारोबारी है, बिजनेसमैन है, जिसका खान सर से बड़ा करीबी रिश्ता है, इन दोनों ने मिलकर उनके भाई की हत्या करवाई है। तो जाहिर है बहुत संगीन इल्ज़ाम है। दूसरी तरफ जो खान सर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो बहुत दुखी और बहुत मर्माहत नज़र आ रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। और जिस तरह से रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत हुई है उसमें वो संवेदना प्रकट करते हैं और उन्होंने अपनी तरफ से ये भी कहा है कि मैं उस परिवार के साथ हूँ और परिवार की हर संभव मदद करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन ये तो रही कहने सुनने की बात। सबसे अहम बात यह है कि आखिर प्रिंस यादव की मौत हुई कैसे। क्या ये वाकई इसके पीछे कोई गहरी साजिश है या फिर ये मौत एक नेचुरल डेथ है, आखिर ये मामला है क्या। तो आज हम ये चर्चा करेंगे और हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसी आदमी को जब ब्रेन हैमरेज होता है तो वो किन परिस्थितियों में होता है, और अगर मान लीजिए इसके पीछे कोई साजिश है तो क्या वो साजिश पकड़ में आ सकती है। क्योंकि आमतौर पर किसी को गोली लगती है या किसी को चाकू लगता है, किसी को जहर दे दिया जाता है तो पता चलता है, उसके उसके निशान जो है वो मरने वाले शख्स के जिस्म पर बाकी होते हैं। पोस्टमार्टम में उन चीज़ों का खुलासा हो जाता है। लेकिन क्या ब्रेन हैमरेज के पीछे भी कोई साजिश हो सकती है। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी आदमी को इस तरह से झिंझोड़ सकता है, फिजिकली इस तरह से परेशान कर सकता है कि उसको ब्रेन हैमरेज हो जाए। क्या कोई ऐसा रिएक्शन बॉडी में होता है जिससे ब्रेन हैमरेज हो जाए। आज हम इस बात को जानने समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिंस यादव नेपाल में क्या कर रहे थे और कैसे किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। बेसिकली प्रिंस यादव के अलावा उनके कई और साथियों के खिलाफ भी खान सर के इंस्टीट्यूट पर हमला करने, तोड़फोड़ करने का इल्ज़ाम था और कत्ल की कोशिश का इल्ज़ाम खान सर के ऊपर भी है और इसके अलावा गोली चलवाने और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के इल्ज़ाम उन पर हैं। दूसरी तरफ रोशन आनंद और उनके भाई पर भी कुछ इसी तरह के संगीन आरोप हैं। तो रोशन आनंद तो गिरफ्तार हो गए थे, भाई प्रिंस यादव अपने कुछ दोस्तों के साथ इस गिरफ्तारी से बचने के लिए जो कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही है वो बिहार से निकल गए थे नेपाल। आपको पता है कि नेपाल चूंकि बिल्कुल ही एक अलग देश है और वहाँ भारत की पुलिस उस तरह से ऑब्वियसली ऑपरेट नहीं कर सकती, किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती जिस तरह से अपने देश में गिरफ्तार कर सकती है। तो लोगों को एक शील्ड, एक प्रोटेक्शन मिलता है। नेपाल के भी कई ऐसे मामले देखे गए हैं जिसमें अपराधी वहाँ किसी घटना को अंजाम देते हैं और भारत में आकर छुप जाते हैं। खासकर जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें बहुत आम हैं। तो प्रिंस यादव जो है गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल गए थे विराटनगर और वहाँ के एक होटल में रुके हुए थे। लेकिन 12-13 जून की रात को संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई और ये बताया गया कि उनको ब्रेन हैमरेज हो गया है।
ब्रेन हैमरेज होना एक नेचुरल डेथ की तरफ इशारा करता है, खासकर तब जब कोई आदमी होटल में हो, आराम कर रहा हो, बिस्तर पर लेटा हुआ हो आधी रात को और उसे ब्रेन हैमरेज हो जाए, तो जाहिर है ये एक नेचुरल डेथ की तरफ ही इशारा करता है। लेकिन जो रोशन आनंद हैं, प्रिंस यादव के भाई, उनका क्या कहना है आपको सबसे पहले वो सुनना चाहिए। जेल से बाहर आने के बाद रोशन आनंद ने खान सर पर कैसे इल्ज़ाम लगाए हैं और क्यों वो उन्हें अपने भाई का कातिल बता रहे हैं, सबसे पहले आइए आपको वो सुनाते हैं। फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जब मैं बाहर था तो क्यों हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, और जब मैं जेल चला आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई। ये साजिश है। और देखिए फैजल खान की अगर हम बात करें तो फैजल खान कितना झूठ बोला है। आप पीछे गोली हुई किसकी तरफ से हुआ? तो आपने सुना कि रोशन आनंद खान सर को लेकर क्या सोचते हैं और उनके बारे में रोशन आनंद के दिमाग में क्या ख्याल है और वो किस तरह से अपने भाई प्रिंस यादव की मौत के लिए न सिर्फ खान सर को जिम्मेदार मानते हैं बल्कि अपने भाई के कातिलों को कड़ी सज़ा दिलाने की बात भी वो कहते हैं। लेकिन अब सवाल है कि ब्रेन हैमरेज क्या किसी साजिश की वजह से भी हो सकती है? आमतौर पर ब्रेन हैमरेज का मतलब क्या होता है? ब्रेन हैमरेज का मतलब होता है ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होना, यानी दिमाग के अंदर कोई ऐसी चोट लगना, नसों का फट जाना जिससे दिमाग के अंदर रक्तस्राव शुरू हो जाए, यानी खून जो है वो बहने लगे। और ये खून का बहना दिमाग के अंदर, वो जाहिर है चूंकि दिमाग अपने आप में एक बहुत वाइटल ऑर्गन है, वहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है तो किसी की मौत हो जाती है। और ऐसी चीज़ें आमतौर पर तभी होती है जब किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो और उस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग के अंदर की नसें फट जाए, या फिर कोई एक्सीडेंट हो, कोई एक्सटर्नल इंजरी, बाहरी चोट ऐसी हो जिसके चलते दिमाग में अंदरूनी चोट लगे और खून जो है वो अंदर की नसें डैमेज होकर वहाँ से खून बहने लगे और इस वजह से ब्रेन हैमरेज हो और किसी इंसान की मौत हो जाए। इस तरह की चीज़ें मोटे तौर पर समझ में आती हैं। लेकिन क्या कोई एक्सटर्नल इंजरी, बाहर से किया गया कोई अटैक, कोई हमला भी ब्रेन हैमरेज की वजह बन सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या इसको डिटेक्ट किया जा सकता है फॉरेंसिक साइंस के ज़रिए, हिस्टोपैथोलॉजी के ज़रिए? क्या इसका पता लगाया जा सकता है? तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपर्ट्स की अगर माने तो एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी इंसान के सिर पर या दिमाग पर लगती है और कुछ इस तरह से लगती है कि अंदर उसका इम्पैक्ट बहुत डीप होता है तो अंदर रक्तस्राव मुमकिन है। कई बार ऐसा देखा गया है कि इस तरह की एक्सटर्नल इंजरी किसी इंसान के सर पर कारित की गई, मारा गया, कि बाहर से तो वो विजिबल नहीं है, बाहर से तो खून नहीं बह रहा है, लेकिन सिर पर ऐसी चोट लगी कि दिमाग के अंदर खून बहने लगा। और वो दिमाग के अंदर खून बहना क्या होता है? ब्रेन हैमरेज ही होता है। अब ऐसे मामलों की शिनाख्त या ऐसे मामलों की पहचान एक्सपर्ट्स, फॉरेंसिक जो जांच करता है वो कैसे करते हैं? वो इस तरह से करते हैं कि किसी भी इंसान के सिर की जो चमड़ी होती है और स्कल का जो पार्ट होता है, उस पार्ट को वो थोड़ा सा काटते हैं, थोड़ा अलग करते हैं और वो ये देखते हैं कि अंदर, स्कल के अंदर क्या कोई फ्रैक्चर, स्कल के ऊपर कोई फ्रैक्चर है क्या, और फ्रैक्चर के नीचे क्या कोई ब्लड वेसल, कोई खून की जो नली होती है या जो माइन्यूट बहुत बारीक नसें होती है, क्या वो नसों में कोई दरार है, कोई नसें फटी हैं क्या, और क्या खून के थक्के वहाँ जमा है क्या? हो सकता है कि ये इंजरी बाहर से ना दिख रही हो, लेकिन अंदर जब एक्सपर्ट्स झांकते हैं सिर के अंदर तो वो पता चलता है और वो दिखता है, जिससे ये भी पता चलता है कि हाँ, सिर पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या इंजरी हुई है जिसकी वजह से किसी इंसान की मौत हुई है। अब अगर कोई आदमी कोई रोड एक्सीडेंट का शिकार ना हो, अगर कोई ऊपर से वो गिर ना जाए, या मान लीजिए कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं बाथरूम में या फिर किसी ऐसी जगह पर भी वो फिसल कर गिरते हैं और उनको ब्रेन हैमरेज हो जाता है। लेकिन कोई नौजवान बैठे ठाले या बिस्तर पर लेटे लेटे ब्रेन हैमरेज का शिकार हो जाए और पोस्टमार्टम में ये पता चले कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके सिर पर या दिमाग पर जिसका हमला हुआ था, तो फिर जाहिर सी बात है ये मामला कत्ल की तरफ ही इशारा करता है। तो पोस्टमार्टम से इस बात का पता चल सकता है।
कई बार ये भी देखा गया है कि जो कातिल होते हैं वो जानबूझकर इस तरह की इंजरी करने की कोशिश करते हैं जिससे बाहर जो है वो कोई चोट ना दिखे, यानी कोई ऐसा वेपन, कोई एक ऐसा हथियार जो बहुत शार्प ना हो, बहुत तेज़ धार ना हो, क्योंकि तेज़ धार हथियार से अगर किसी इंसान के सर पर हमला किया जाए तो जाहिर सी बात है वहाँ एक्सटर्नल इंजरी भी दिखेगी, सिर फट जाएगा या खोपड़ी फट जाएगा, तो फिर वो ब्रेन हैमरेज वाली बात तो रहेगी ही नहीं। ब्रेन हैमरेज होगी ज़रूर, लेकिन वो एक्सटर्नली विजिबल होगा। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो कातिल होते हैं या बदमाश होते हैं वो इस तरह के हथियार का इस्तेमाल करते हैं कि सिर पर चोट भी लगती है और पता भी नहीं चलता। तो क्या प्रिंस यादव की मौत के मामले में क्या इस तरह का कुछ मामला है, और जो उनके साथ हुआ है प्रिंस के साथ, क्या उसके पीछे कोई ऐसी साजिश है? फिलहाल इसका पता लगाना है। नेपाल में जो एक्सपर्ट्स हैं, चूंकि जुरिस्डिक्शन इस घटना का नेपाल में ही है, तो नेपाल में जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उनके शव का पोस्टमार्टम किया है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। इसी बीच ये भी एक बात जो बड़ी बड़ी गौर करने वाली है, उसमें ये बताया जाता है कि किसी भी इंसान के सिर पर जब इस तरह का कोई हमला या एक्सटर्नल फोर्स यूज़ होता है तो सिर के अंदर जो दिमाग होता है, यानी खोपड़ी के अंदर जो दिमाग होता है, वो बड़ी तेज़ी से अगर बाहर से कोई फोर्स उसे झटका दे या हिला दे, तो अगर ये फोर्स बहुत ख़तरनाक हो, बहुत तेज़ हो, तो इंसान का दिमाग अंदर में हिलने लगता है, और जब अंदर दिमाग हिलता है तो वो स्कल से टकराता भी है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि वो स्कल से टकराने की वजह से डैमेज हो गया। उसको काउंटर कूप इंजरी कहते हैं, या काउंटर कूप चोट का नाम उसे दिया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि मान लीजिए अगर धक्का किसी को पीछे से दिया गया सिर में, तो उसके दिमाग का कुछ हिस्सा जो है वो सामने जो स्कल का पोर्शन होता है इस तरफ, वहाँ टकराता है और वो हिस्सा डैमेज होता है। ठीक इसी तरह अगर किसी को सामने से कोई फोर्स आए किसी के शरीर पर या सिर पर, तो उसका दिमाग पिछले हिस्से में टकराता है, जो मस्तिष्क जो होता है वो पिछले हिस्से में टकराता है और डैमेज होता है। तो ये काउंटर कूप इंजरी होती है, और इसको भी पोस्टमार्टम के ज़रिए आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो जो बहुत बारीक टिश्यूज़ होते हैं उसको सैंपल लेकर लैब में उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, और अंदर जो भी नसें डैमेज हुई हैं वो डैमेज होने का पैटर्न क्या है, किस तरह से वो टूटी हैं वो नसें, क्या वो किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से टूटी हैं या फिर कोई फोर्स की वजह से टूटी हैं, ये भी जांच में क्लियर हो जाता है। क्योंकि एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो सिर्फ नंगी आंखों से इन चीज़ों को नहीं देखते हैं, बल्कि उनके पास जो है अलग अलग किस्म के ऑपरेटर्स, इक्विपमेंट्स होते हैं, और वो बहुत बारीकी से सारी चीज़ों की जांच करते हैं। तो खोपड़ी के अंदर जो खून के थक्के होते हैं, वो हड्डियों की जो महीन दरारें हैं वो, और दिमाग के जो टिश्यूज़ होते हैं वो, इन सारी चीज़ों की जांच करके ये पता किया जाता है कि किसी आदमी का हैमरेज जो है, जो ब्रेन हैमरेज हुआ है, उसका रीज़न क्या है। इसके अलावा जांच होती है मेडिकल हिस्ट्री की भी। अगर मान लीजिए कोई आदमी ब्लड प्रेशर का मरीज़ है और उसे ब्रेन हैमरेज हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के भी होते हैं कि ब्लड प्रेशर उसका इतना हाई हो गया हो जिसकी वजह से ब्रेन हैमरेज हुआ हो और उसकी मृत्यु हुई हो। बहुत सारे इस तरह के मेडिकल कंडीशन क्रिएट होते हैं और लोगों की मृत्यु होती है। लेकिन साथ ही ये भी देखा गया है कि सिर्फ चोट, मारपीट या धक्का देने से नहीं, बल्कि कोई चीज़ सॉलो कर लेने से, कोई जहरीली चीज़ किसी को धोखे से खिला पिला देने से भी किसी का ब्रेन हैमरेज हो सकता है। यानी कई बार ये भी देखा गया है कि जो खून को पतला करने वाली दवाएं होती हैं, आमतौर पर जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको इस तरह की दवाएं दी जाती हैं ताकि उनके खून में थक्के न जम पाए, उनका खून में जो है ब्लड क्लॉटिंग ना हो अंदर, जिसकी वजह से जो हार्ट के अंदर जो हमारी धमनियां हैं और जो नसें हैं उनसे खून प्रॉपर तरीके से पास होता रहे, तो उसको ब्लड थिनर मेडिसिन कहते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि किसी इंसान को, नॉर्मल इंसान को भी अगर ब्लड थिनर मेडिसिन गलत तरीके से दे दिया जाए, खिला या पिला दिया जाए, तो वो चीज़ें बॉडी पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं, और ब्लड थिनर मेडिसिन के हेवी डोज की वजह से भी किसी इंसान को ब्रेन हैमरेज हो सकता है। क्योंकि फिर वो जो दिमाग की छोटी छोटी और बारीक नसें होती हैं, वो नसें फिर उस ब्लड के फ्लो को होल्ड नहीं कर पाती और वो फट जाती हैं, और ये ब्रेन हैमरेज का एक प्रकार है। और ये तभी हो सकता है जब किसी को अलग से कोई चीज़ दे दी जाए, इस तरह की कोई दवाई दे दी जाए। और ऐसा भी देखा गया है कि कुछ उत्तेजक पदार्थ वो लोगों की कई बार मौत की वजह बनते हैं, चाहे वो यौन शक्ति बढ़ाने वाली दवाएं हों,
है ना। इस तरह की दवाओं का कई बार जो है हृदय पर, दिमाग पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो जो ब्लड को पंप करने का जो प्रोसेस है शरीर में, उसको स्पीड अप कर देते हैं और कई बार उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो अगर किसी इंसान को धोखे से इस तरह की यौन उत्तेजक दवाइयाँ खिला पिला दी जाए और उसका डोज हैवी हो जाए, तो ये देखा गया है कि उससे भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिंस यादव को कोई ऐसी खुराक दी गई किसी मेडिसिन की या किसी ऐसी घातक चीज़ की, या ऐसा तो नहीं कि उनको कोई जहरीला रसायन, कोई टॉक्सिक मटेरियल खिला पिला दिया गया। तो जब प्रिंस यादव के शव का पोस्टमार्टम हुआ, उसके अलावा जाहिर है वहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं, चूंकि मामला ब्रेन हेमरेज का है, तो उनका विसरा भी उन्होंने ज़रूर प्रिजर्व करके रखा होगा। यानी इंटरनल ऑर्गन जिनकी जांच करनी ज़रूरी है, जिनमें किसी जहर के होने और नहीं होने की पुष्टि होती है, तो उस तरह का विसरा भी नेपाल के डॉक्टर्स ने ज़रूर प्रिजर्व किया होगा। और जब उसकी रिपोर्ट आएगी, उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, जब उसकी रिपोर्ट आएगी तब ये क्लियर हो जाएगा कि प्रिंस यादव को क्या उनकी मौत से पहले कोई जहरीली चीज़ धोखे से खिला या पिला दिया गया था या नहीं। अगर खिला पिला दिया गया था तो फिर सवाल फिर ये उठेगा, इन्वेस्टिगेशन फिर इस दिशा में आगे बढ़ेगी कि कौन लोग हैं जिन्होंने उनको ऐसी कोई चीज़ खिलाई या पिलाई होगी, उनका क्या इंटरेस्ट इस मामले में हो सकता है। प्रिंस यादव के साथ जो लोग थे वो तो खैर इस मामले में अभी भी रडार पर हैं, लेकिन क्या उनकी भूमिका है या फिर वो प्रिंस यादव के साथीदार हैं, करीबी हैं, कोई बाहर से आदमी आकर जिस तरह से उनके भाई रोशन आनंद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर रोशन आनंद के इल्ज़ाम की बात करूं तो क्या खान सर का कोई आदमी या फिर कोई कारोबारी जो रोशन आनंद और उनके भाई से दुश्मनी रखता हो, उन्होंने धोखे से कुछ खिला पिला दिया। इन सारी चीज़ों की जांच फिलहाल होनी है। लेकिन ब्रेन हेमरेज से अगर ऐसा एक इम्प्रेशन जाता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट या मेडिकल कंडीशन की वजह से ही हुआ होगा, ऐसा नहीं है। मर्डर के मामले में भी ब्रेन हेमरेज सामने आ सकता है। तो अब एक पोस्टमार्टम तो वहाँ हो चुका है नेपाल में। रोशन आनंद जो हैं प्रिंस के भाई, उनका ये कहना है कि अब वो जेल से बाहर आ गए हैं, अब वो अपने भाई के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में उनकी ये मांग जो बिहार की पुलिस है वो पूरी करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही इस मामले में जो खान सर पर इल्ज़ाम लगा है, वो इस इल्ज़ाम से कैसे बाहर आते हैं, क्या उन्हें जेल जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता है, वो बच जाते हैं, ये भी आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। लेकिन पढ़ने पढ़ाने वाले लोग जो गुरु होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जिनका समाज में अलग मान सम्मान होता है, अगर वैसे शिक्षक और गुरु इस तरह के हरकतों में लिप्त पाए जाए जो किसी की जान लेने पर आमादा हो और किसी की हत्या की साजिश रचने का इल्ज़ाम एक दूसरे पर लोग लगा रहे हों, तो ये अपने आप में बहुत ही दुखद और बहुत ही विचलित करने वाली चीज़ें हैं। और अगर प्रिंस यादव की मौत मान लीजिए नेचुरल मौत नहीं है और इसके पीछे कोई साजिश है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि इससे ज़्यादा दुखद अफसोसनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। कोई कातिल, कोई किराए का अपराधी किसी की हत्या को अंजाम दे, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई आदमी अगर किसी की हत्या करे और वो भी प्रोफेशनल राइवलरी की वजह से, तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही तकलीफदेह और दुखद बात होगी। तो आने वाले दिनों में कौन सी बात सामने आती है, तफ्तीश में क्या सच सामने आता है, इसका इंतज़ार हम सारे लोगों को करना चाहिए। लेकिन ये एक लेटेस्ट खबर थी जिसको लेकर फिलहाल काफ़ी सारे सवाल हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इस खबर की चर्चा आप लोगों के साथ करनी चाहिए थी और इसीलिए मैं इस पेशकश को आपके सामने लेकर आया। इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक कातिल ने कोर्ट में सज़ा सुनाए जाने से पहले फिर से ये दोहराया कि वो फिर से किसी का कत्ल कर सकता है और कोई भी आदमी अगर उसके इरादों के आड़े आता है तो वो उसकी जान ले लेगा। ये सुनकर जज साहब इतने नाराज़ हुए कि जो कातिल था उसे उन्होंने सीधे सजाए मौत दे दी, यानी फांसी के फंदे पर लटकाने का हुक्म दिया। अगर उस सिरफिरे कातिल और उसकी अजीबोगरीब करतूत के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, कोर्ट में उसने जो बिल्कुल बेतुका ड्रामा किया, अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप मेरी वो क्राइम स्टोरी सुन सकते हैं। जिन लोगों ने उस स्टोरी पर कमेंट किया था, आइए उनमें से कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स फिलहाल पढ़ते हैं और उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। आरजे राजीव क्रिएशन के नाम से एक आईडी है और उनका ये कहना है कि सोचने वाली बात है सर कि कोई इंसान किसी की हत्या करता है, किसी छोटे से बच्चे की जान लेता है और उसे सज़ा देने में 5 साल लग जाते हैं, तो ये बहुत ही अपने आप में दुखद बात है। एक हमारे दर्शक हैं जिनका नाम है रमेश सिन्मार, इन्होंने ये कहा है कि ऐसे लोग जो किसी की हत्या करते हैं, खासकर किसी बच्चे की जान लेते हैं, वो माफ़ी के हकदार नहीं हैं। ये लोग समाज के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है।
और इसी तरह इसके हुसैन ने कहा है कि कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है। और सबीहा हसन ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि वेरी वेरी सैड इंसिडेंट। इसके अलावा नोवा गिलानी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है गुड जॉब सर फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी से ये हमारे दर्शक हैं, हमें देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। हर्ष हुरिया के नाम से एक आईडी है, इनका कहना है सर जो लोग बेरहमी से जानवरों की गर्दनें काटते हैं, इंसानों की गर्दन काटना उनके लिए क्या बड़ी बात है। ऐसे लोगों के दिल में किसी के लिए दया और करुणा नहीं होती है। देखिए जानवरों की जान लेना, खासकर खाने पीने के इरादे से, नॉनवेज के इरादे से, और किसी इंसान की जान लेना, इसमें जाहिर सी बात है बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन आपने जो बात कही कि हर किसी के लिए ये भी संभव नहीं है, मतलब बेशक बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हो, लेकिन सारे लोग जो है वो नॉनवेज प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसके बीच में गैप तो है ज़रूर, और ऐसा माना जाता है या एक आम राय ये भी बन जाती है कि जो लोग किसी जानवर को मार सकते हैं वो इंसान को भी मार सकते हैं। तो खैर ये एक पर्सपेक्टिव की बात है, इस पर कोई बहुत ज़्यादा मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है इस मामले में। DV1234 वर्मा के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि बच्चे के साथ अगर कोई भी अपराध होता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत कड़ी सज़ा होनी चाहिए। परूप शिष्टा जी जर्मनी से हमारे लिसनर हैं और व्यूवर हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। जय हिंद सर जी, जया अवस्थी लिख रही हैं। ब्रिजेंद्र सिंह जी, इनका ये कहना है कि बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन मेरी उस प्रीवियस स्टोरी में था और नरेशन भी उनको काफ़ी अच्छा लगा, और उन्होंने जज की भूमिका की भी बड़ी तारीफ़ की है। थैंक यू वेरी मच ब्रिजेंद्र सिंह जी इतनी हौसला अफजाई के लिए। लर्न विथ फातिमा के नाम से एक आईडी है, और उन्होंने कहा है कि ओपन एंड शट केस में भी फैसला सुनाने में 5 साल लग गए। बिल्कुल यही तो हमारे लीगल सिस्टम की विडंबना है, जिस पर हम बार बार चर्चा करते हैं। अहमद पठान साहब ने कमेंट किया है, और उन्होंने कहा है कि हेलो सर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम जर्मनी। ललित शर्मा ने भी कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि 20 साल तक फांसी नहीं होनी, कानूनी हमारा ऐसा है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से फांसी होगी। 20 साल या 21 साल में ऐसा तो कुछ नहीं कहता, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि अभी लोअर कोर्ट से फांसी की सज़ा हुई है, वो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हर जगह खारिज हो जाएगा, फिर वो रिवीजन करेगा, अपील में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति खारिज कर देंगे तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट चला आएगा। तो ये तो प्रोसेस है, चलता ही रहेगा, इतनी आसानी से फांसी नहीं होनी। और इसके अलावा जगदीश के चांडीगढ़ जी हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कहा है कि भाई आप स्वयं एक पहचान हैं, जज साहब ने बहुत बढ़िया जजमेंट दिया है। और उन्होंने कहा है कि मतलब उन्होंने अपने धर्म की बात ये कही है कि हमारे धर्म में ऐसी घटना नहीं बनती है। देखिए बेशक मैं तो चाहता हूँ कि किसी भी धर्म में ऐसी घटना न हो, लेकिन ये भी सही है कि अपराधी जो है वो किसी भी जात धर्म में हो सकते हैं, और अपराधी होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी धर्म में ऐसी घटना नहीं होती है और दूसरे धर्म के लोग ही ऐसी घटनाएं करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ही विभत्स और अविश्वसनीय घटनाओं को सारे धर्म के लोगों ने अलग अलग वक्त पर अंजाम दिया है या दिया होगा। खासकर जो प्रचलित धर्म हैं बहुत ज़्यादा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की अगर हम बात करें खासकर हमारे देश में, तो अपराधी का तो धर्म से मेरे हिसाब से कोई वास्ता नहीं है। इसके अलावा क्लिप मूवी के नाम से एक आईडी है, बहुत बहुत स्वागत आपका, गुड इन्फॉर्मेशन सर उन्होंने लिखा है। अशोका शुक्ला जी का कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। इन्होंने कहा है कि सर आज आपकी कहानी सुना जो बहुत दुखद घटना है, और कातिल बहुत ही दुष्ट किस्म का व्यक्ति है जिसे अपने किए पर कोई सज़ा नहीं है, तो उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। सुजाता जी ने कमेंट किया है, इसरार शेख महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। सारंग चौहान साहब, और उन्होंने कहा है कि कुछ इंसान जो है अपने गुस्से का गुलाम होते हैं, और उनकी सोच में किसी को भी हानि पहुंचाने की जो कल्पना होती है, और वो जो है दूसरों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होती है। बिल्कुल सारंग जी, आपने बहुत ही बारीक ऑब्जर्वेशन के साथ ये बात कही है। बहुत सारे लोग जो है बहुत इम्पल्सिव बिहेव करते हैं, वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। सच तो ये है कि ये कमज़ोर लोगों की निशानी है, मजबूत लोगों की निशानी नहीं है। मजबूत इंसान वो है जो अपने अंदर ही लड़ाई लड़ता है और अपने इमोशंस को, अपने नेगेटिव इमोशंस को बाहर नहीं आने देता। समझदार लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन जो बेवकूफ़ किस्म के इंसान होते हैं वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और अपना भी नुकसान कर लेते हैं। रिकी सलारिया का भी कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत धन्यवाद भी आप सबका। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आज के इस घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? क्या ब्रेन हैमरेज से हुई मौत के पीछे का असली सच कभी सामने आ पाएगा? आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।